चलिए आज बात करते हैं 20वीं सदी की शुरुआत की। 1900 में E.T. पॉल एक म्यूजिक पब्लिशर थे। उन्होंने एक किताब छापी। हाँ। और उसके कवर पर था नई सदी का आगाज। एक देवी जैसी तस्वीर, जैसे तरक्की की दूत हो, पंखों वाले पहिए पर बैठकर भविष्य की तरफ उड़ रही है, और पीछे रेलवे, कैमरा, मशीनें, प्रिंटिंग प्रेस, कारखाने, मतलब तरक्की के सारे निशान। हाँ बिल्कुल। और एक और तस्वीर है 100 साल से भी ज्यादा पुरानी, एक बिजनेस मैगजीन में। उसमें 2 जादूगर थे। अच्छा। एक तरफ अलादीन जो चिराग से महल बना रहा है, हाँ। और दूसरी तरफ आज का मैकेनिक अपने औजारों से पुल, जहाज, ऊंची इमारतें बना रहा है। तो साफ था ये तस्वीरें पश्चिम और मॉडर्निटी का एक तरह से गुणगान कर रही थी। बिल्कुल। तो एक आम सोच यही बन जाती है कि औद्योगिकरण मतलब तेजी से तकनीकी बदलाव, मशीनें, कारखाने, रेलवे, एक सीधी चमकती हुई कहानी। हाँ। पर क्या ये कहानी वाकई इतनी सीधी थी? क्या ये सिर्फ मशीनों की ही कहानी है? यही सवाल है, और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो पहले औद्योगिक देश ब्रिटेन पर फोकस करती है। राइट। और ये इस पूरी प्रक्रिया की परतें खोलती है। मतलब कारखानों से भी पहले क्या हो रहा था, मजदूरों की जिंदगी कैसी थी। तो देखते हैं इस इतिहास की असलियत क्या थी। तो जब हम औद्योगिकरण सोचते हैं, फौरन दिमाग में फैक्ट्रियां आती हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन कमाल की बात यह है कि फैक्ट्रियों के आने से बहुत पहले ही, मतलब 17वीं 18वीं सदी में यूरोप में बड़े पैमाने पर चीजें बन रही थीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए। सही कहा। इतिहासकार इसे आदि औद्योगिकरण कहते हैं, या प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। हाँ, होता यह था कि शहरों के जो व्यापारी थे वो गांव में जाते थे, किसानों और कारीगरों को एडवांस पैसा देते थे, उनसे माल बनवाते थे। अच्छा। क्योंकि शहरों में जो ताकतवर व्यापार संघ या गिल्ड थे ना, हाँ, गिल्ड, वो नए व्यापारियों को आसानी से घुसने नहीं देते थे। तो इन लोगों ने गांवों का रुख किया। और गांवों में वहां जो गरीब किसान थे, कारीगर थे, वो शायद आसानी से मान गए होंगे। हाँ बिल्कुल। उनकी अपनी जमीनें शायद छोटी थीं, और वो जो कॉमन्स वाली जमीन होती थी जिस पर सबका हक होता था, वो भी खत्म हो रही थी। सही है। तो ये काम उनकी खेती की कम आमदनी के साथ एक सहारा बन गया होगा, और वो गांव में ही रह सके। बिल्कुल सही। और ये पूरा एक नेटवर्क जैसा था। सोचिए, व्यापारी शहर में बैठा है लेकिन काम सारा गांव में फैला हुआ है। जैसे इंग्लैंड में कपड़े का व्यापारी है, वो ऊन खरीदता, फिर उसे सूत काटने वालों को देता, फिर वो सूत बुनने वालों के पास जाता, फिर रंगने वालों के पास, वगैरह वगैरह। और आखिर में माल तैयार होकर लंदन पहुंचता, और फिर वहां से पूरी दुनिया के बाजारों में। बाप रे। तो एक अकेला सौदागर सैकड़ों मजदूरों से काम करवा रहा था, और ये सब मजदूर अपने अपने घरों में काम कर रहे थे, फैक्ट्रियों में नहीं। घरों में, फैक्ट्रियों में नहीं। ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ। लेकिन फिर फैक्ट्रियां वो कब आईं? उनका क्या रोल था? फैक्ट्रियां आई तो 1730 के दशक के आसपास, लेकिन उनका असली चलन बढ़ा 18वीं सदी के आखिर में। और कपास मतलब कॉटन, वो इस नए दौर का जैसे सिंबल बन गया। कॉटन? हाँ। कच्ची कपास का इंपोर्ट देखिए, 1760 में करीब 2.5 लाख पाउंड था, और 1787 तक ये बढ़कर 2 करोड़ 20 लाख पाउंड हो गया। अरे वाह, जबरदस्त उछाल। हाँ, क्योंकि उत्पादन के हर स्टेज में, कताई हो, बुनाई हो, उसमें नई नई मशीनें आ गई थी। अच्छा। फिर रिचर्ड आर्कराइट नाम के एक व्यक्ति ने कॉटन मिल बनाई। अब क्या था कि सारी महंगी नई मशीनें एक जगह लगाई जा सकती थी, एक ही छत के नीचे। हाँ, एक ही छत के नीचे। और पूरा काम, मतलब कताई से लेकर बुनाई तक, सब मैनेजमेंट की सीधी निगरानी में होता था। लेकिन एक सवाल है, क्या ये बदलाव वाकई इतनी तेजी से हुआ? जो स्रोत हैं वो तो कुछ और बताते हैं। सही कह रही हैं आप। 19वीं सदी के आखिर तक भी कुल काम करने वालों में से 20% से भी कम लोग इन नई तकनीक वाले सेक्टर्स में थे। हाँ बिल्कुल। कपड़ा उद्योग बेशक तेजी से बढ़ रहा था, पर ज्यादातर उत्पादन तो अब भी फैक्ट्रियों के बाहर घरों में ही हो रहा था। एकदम सही बात। और जो पुराने पारंपरिक उद्योग थे, जैसे खाने पीने की चीजें बनाना, मकान बनाना, मिट्टी के बर्तन, कांच का काम, हाँ, उनमें भी छोटे मोटे नए तरीके, नवाचार हो रहे थे। लेकिन सच ये है कि तकनीकी बदलाव बहुत धीमा था। धीमा क्यों था? देखिए, नई मशीनें एक तो बहुत महंगी थी। अच्छा। दूसरा, वो अक्सर बिगड़ जाती थी। हाँ। और फिर उनकी मरम्मत का खर्चा भी बहुत था। जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन को सुधारा था 1781 में। हाँ। स्टीम इंजन। पर कई सालों तक उसे खरीदार ही नहीं मिले।
आप सोचिए 19वीं सदी की शुरुआत में पूरे इंग्लैंड में सिर्फ 321 स्टीम इंजन थे। सिर्फ 321? ये तो क्रांति जैसा नहीं लगता। बिल्कुल। तो 19वीं सदी के बीच का जो आम मजदूर था वो मशीन चलाने वाला नहीं था, वो वही पुराना कारीगर या दिहाड़ी मजदूर था। और शायद मजदूरों की कमी भी नहीं थी उस वक्त ब्रिटेन में। कोई कमी नहीं थी। विक्टोरियन ब्रिटेन में मजदूर बहुत थे। गरीब किसान, बेघर लोग सब काम की तलाश में शहरों की तरफ आ रहे थे। और जब मजदूर इतने आसानी से मिल रहे हों तो मजदूरी भी कम देनी पड़ती होगी। बिल्कुल। तो फिर उद्योगपतियों को क्या जरूरत थी कि वो महंगी मशीनें लगाएं जिनमें इतना पैसा लगे और जो आदमियों का काम करें। सही बात है। और कई उद्योगों में तो काम मौसम के हिसाब से होता था। जैसे गैस वर्क्स हैं या शराब की भट्टियां। क्रिसमस के टाइम छपाई का काम बढ़ जाता था, जिलसाजी का, जहाजों की मरम्मत का काम। हाँ, ये तो मौसमी काम है। तो इन मौकों पर उन्हें हाथ से काम करने वाले मजदूर रखना ही ज्यादा सस्ता और आसान लगता था। और शायद कुछ चीजें ऐसी भी थीं जो मशीन से बनी नहीं सकती थी, हाथ का हुनर ही चाहिए था। बिल्कुल। मशीनें तो एक जैसी स्टैंडर्ड चीजें बनाती हैं। हाँ। पर बाजार में अक्सर ऐसी चीजों की मांग थी जिनके डिजाइन बड़े जटिल होते थे या जिनके साइज बहुत खास होते थे। मिसाल के तौर पर 19वीं सदी के ब्रिटेन में 500 तरह के हथौड़े बनते थे। 500 तरह के हथौड़े? हाँ, और 45 तरह की कुल्हाड़ियां। अब ये सब बनाने के लिए तो इंसान का हुनर चाहिए, मशीन कैसे बनाएगी? बात तो सही है। और हाँ, जो अमीर लोग थे, ऊंचे तबके के लोग, बुर्जुआ क्लास, वो हाथ से बनी नफीस चीजों को ही पसंद करते थे। अच्छा, वो स्टेटस सिंबल जैसा था। हाँ बिल्कुल, वो उनके रुतबे और क्लास की निशानी बन गई। मशीन से बनी चीजें तो ज्यादातर बाहर भेजी जाती थी, कॉलोनियों में बेचने के लिए। तो इस सब का असर मजदूरों की जिंदगी पे क्या पड़ रहा था? अगर इतने सारे मजदूर थे तो नौकरी मिलना तो बहुत मुश्किल होता होगा। हाँ, बहुत मुश्किल। नौकरी मिलना अक्सर जान पहचान पर निर्भर करता था। अच्छा। हाँ, बहुत से लोगों को तो हफ्तों इंतजार करना पड़ता था। वो पुलों के नीचे सोते थे या रैन बसेरों में रातें गुजारते थे। और काम का मौसम के हिसाब से होना, उसका मतलब था लंबे समय तक बेरोजगारी। मजदूरी थोड़ी बड़ी जरूर थी, पर जब नेपोलियन युद्धों के टाइम महंगाई आसमान छू रही थी तो उस बढ़ी हुई मजदूरी की असली कीमत तो घट गई। हाँ, असली आमदनी तो कम हो गई। और आमदनी सिर्फ इस बात पर नहीं थी कि दिहाड़ी क्या है, बल्कि इस पर भी थी कि साल में कितने दिन काम मिला। आंकड़े तो बताते हैं कि 19वीं सदी के बीच तक शहरों की करीब 10% आबादी बेहद गरीब थी। हाँ। और जब मंदी आती थी, जैसे 1830 के दशक में, तो बेरोजगारी 35% से 75% तक पहुंच जाती थी। 75% तक? हाँ। इसी बेरोजगारी के डर ने मजदूरों को नई तकनीक का दुश्मन बना दिया था। अच्छा, कैसे? जब ऊनी कपड़ों उद्योग में स्पिनिंग जेनी आई, वो कताई मशीन, हाँ, तो जो औरतें हाथ से सूत काटती थी, उन्होंने उन मशीनों पर हमले करने शुरू कर दिए। ये लड़ाई काफी लंबे समय तक चली। तकनीक से डर, बेरोजगारी, माहौल काफी तनावपूर्ण रहा होगा। लेकिन फिर आपने कहा कि 1840s के दशक के बाद कुछ बदलाव आया। हाँ, 1840s के दशक के बाद शहरों में कंस्ट्रक्शन का काम तेज हुआ। कंस्ट्रक्शन मतलब इमारतें वगैरह? हाँ, और सड़कें चौड़ी की गईं, नए रेलवे स्टेशन बने, सुरंगें खोदी गईं, नालियां और सीवर बने। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ। बिल्कुल। ट्रांसपोर्ट उद्योग में काम करने वाले मजदूरों की संख्या तो दोगुनी हो गई। इससे रोजगार के नए मौके पैदा हुए। तो ये कुछ राहत की बात थी। तो आज की जो हमारी बातचीत हुई, उससे ये तो साफ है कि ब्रिटेन का औद्योगिकीकरण वो सिर्फ फैक्ट्रियों और तकनीकी तरक्की की एक सीधी सादी कहानी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। जो शुरू में हमने तस्वीरें देखी, अलादीन और मैकेनिक वाली या वो दीवी वाली, असलियत उनसे कहीं ज्यादा जटिल थी। हाँ, बहुत ज्यादा। इसमें फैक्ट्रियों से पहले का वो आदि औद्योगिकरण भी था। बदलाव की रफ्तार बहुत धीमी थी। हाँ। शुरुआती तकनीक महंगी थी, भरोसेमंद नहीं थी, हाथ के काम का महत्व बना रहा, और मजदूरों की जिंदगी वो तो बहुत कठिन थी। तो तरक्की और आधुनिकता की उन चमकती तस्वीरों के पीछे इंसान के संघर्ष की, मुश्किलों की एक लंबी कहानी छिपी थी। बिल्कुल, ये एक धीमा बदलाव था जिसने समाज को कई स्तरों पर बदला। ऐसा नहीं कि बस मशीनें आ गईं और सब कुछ रातों रात बदल गया। हमने देखा कि तकनीक को कैसे अपनाया गया और उसका लोगों पर क्या असर पड़ा। ये सब सुनकर आज के बारे में भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। स्रोतों से हटकर एक सवाल मन में आता है, और शायद हमारे सुनने वालों के मन में भी आए। क्या? कि आज जब हम ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक बिल्कुल नए दौर की दहलीज पर खड़े हैं, हाँ, तो क्या 19वीं सदी के ब्रिटेन के ये अनुभव, तकनीक अपनाने की वो धीमी रफ्तार, मजदूरों पर उसका असर, समाज में होने वाले बदलाव,
क्या ये सब हमें आज के और आने वाले बदलावों को समझने में कोई मदद कर सकते हैं? क्या इतिहास से हम यहाँ कुछ सीख सकते हैं? आज हम औपनिवेशिक भारत में कपड़ा उद्योग के उतार चढ़ाव को थोड़ा गहराई से समझेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे स्रोत बताते हैं कि कैसे भारत, जो कभी दुनिया का कपड़ा बाजार था, वो औद्योगिकरण के दौर से गुजरा और इसका बुनकरों पर क्या असर हुआ, ये जानना जरूरी है। हाँ, और ये समझना भी जरूरी है कि ये सिर्फ एक गिरावट की कहानी नहीं है। इसमें लोगों ने कैसे हालात के हिसाब से खुद को ढाला, नई व्यवस्थाएं कैसे बनी, ये सब भी शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं उस दौर से जब भारतीय कपड़े का मतलब पूरी दुनिया में दबदबा था। हाँ, मशीनें आने से बहुत पहले की बात है ये। बेहतरीन क्वालिटी का रेशम, सूती कपड़ा सब भारत से जाता था। सही। और व्यापार भी देखिए, जमीन के रास्ते भी, जैसे पंजाब से मध्य एशिया, और समुद्री रास्ते भी थे, सूरत, हुगली, मसूलीपट्टनम जैसे बंदरगाहों से। और कमाल की बात ये थी कि पूरा नेटवर्क, पैसा लगाना, माल ले जाना, सप्लाई करना, सब भारतीय व्यापारियों के हाथ में था। बिल्कुल। लेकिन फिर करीब 1750 के दशक से चीजें बदलने लगी। कैसे? वो यूरोपीय कंपनियां धीरे धीरे ताकतवर होने लगीं। पहले उन्होंने स्थानीय अदालतों से रियायतें लीं। अच्छा। फिर धीरे धीरे व्यापार पर अपना एकाधिकार जमा लिया। और इसका नतीजा? ये जो पूरा भारतीय कंट्रोल वाला नेटवर्क था ना, वो कमजोर पड़ गया। हाँ, वो टूटने लगा। पुराने बंदरगाह जैसे सूरत और हुगली, जहां से अपने व्यापारी काम करते थे, वो ठप होने लगे। सूरत से होने वाला व्यापार सोचिए 1,60,00,000 रुपए से घटकर 1740 के दशक तक सिर्फ 30 लाख रह गया। इतना ज्यादा? हाँ, और उनकी जगह फिर बंबई और कलकत्ता जैसे नए बंदरगाह उभरे, जिन पर कंट्रोल किसका था? यूरोपीय कंपनियों का। तो ये सिर्फ व्यापार का बदलना नहीं था, ये तो सत्ता का खेल था। बिल्कुल। इसने पूरा पुराना ताना बाना ही तोड़ दिया। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी ताकतवर हुई, तब भी शुरू में तो निर्यात कम नहीं हुआ था शायद। हाँ, शुरू में नहीं, क्योंकि ब्रिटिश उद्योग तब उतने आगे नहीं थे और यूरोप में भारतीय महीन कपड़ों की मांग बहुत थी। और दूसरे लोग भी तो थे बाजार में, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली। हाँ, और स्थानीय व्यापारी भी। तो इस कंपटीशन की वजह से बुनकरों को थोड़ा मोल भाव करने का मौका मिल जाता था, थोड़ी बेहतर कीमत मिल जाती थी। लेकिन फिर क्या हुआ जब कंपनी की राजनीतिक पकड़ मजबूत हो गई? बस वहीं से खेल बदल गया। कंपनी ने एकाधिकार जमाने की सोची। उन्होंने सोचा कि लागत कम करनी है और सप्लाई एकदम पक्की चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? बुनकरों पे सीधा कंट्रोल। जो मौजूदा व्यापारी और दलाल थे, उनको रास्ते से हटाया और उनकी जगह रखे गुमाश्ता। गुमाश्ता? ये कौन थे? ये कंपनी के वेतन पाने वाले कर्मचारी थे, एजेंट कह सकते हैं। इनका काम था बुनकरों की निगरानी करना, उनसे माल लेना और कपड़े की क्वालिटी जांचना। अच्छा, और बुनकरों को किसी और को माल बेचने से रोका गया? सुना है एडवांस देकर फंसा लेते थे। बिल्कुल, पेशगी प्रणाली थी ये। कर्ज दे दिया, अब बुनकर बंध गया। उसे अपना बना हुआ कपड़ा उसी गुमाश्ता को देना पड़ता था, किसी और को नहीं बेच सकता था। तो नतीजा ये हुआ कि बुनकरों की मोलभाव करने की ताकत खत्म, बिल्कुल खत्म। उन्हें बहुत कम कीमत मिलती थी, इतनी कम कि कई बुनकरों को अपनी जमीन तक पट्टे पर देनी पड़ी। पूरा परिवार बुनाई में लग गया, फिर भी गुजारा मुश्किल था। और ये गुमाश्ता, इनका व्यवहार कैसा था? अक्सर बाहरी होते थे, गांव के नहीं। तो उनका व्यवहार भी रूखा होता था। वो सिपाहियों और चपरासियों के साथ धमकते थे गांव में। और अगर माल देने में जरा भी देरी हुई तो बुनकरों को अक्सर पीटते भी थे, सजा देते थे। ये तो बहुत बुरा हुआ। पहले वाले सौदागर तो शायद गांव के ही होते होंगे। हाँ, पहले के सौदागर अक्सर गांव के ही होते थे। बुनकरों से उनका एक रिश्ता होता था, लेन देन में थोड़ी नरमी होती थी। पर ये गुमाश्ता बिल्कुल अलग थे। कई बुनकर तो तंग आके गांव छोड़कर ही चले गए, कुछ ने विद्रोह भी किया। फिर आई 19वीं सदी और मैनचेस्टर का माल। आपने बताया कि भारत से कपड़े का निर्यात बहुत तेजी से गिरा। हाँ, बहुत तेजी से। 1811-12 में जो कुल निर्यात का 33% था, वो 1850-51 तक 3% से भी कम रह गया। इतना बड़ा फिर किसकी क्या वजह थी? मैनचेस्टर? हाँ, मैनचेस्टर। दरअसल भारतीय बुनकरों पर दोहरी मार पड़ी। दोहरी मार कैसे? एक तरफ तो इंग्लैंड के जो उद्योगपति थे, उन्होंने अपनी सरकार पर दबाव डाला, कहा कि ब्रिटेन में भारतीय कपड़ों के आयात पर भारी टैक्स लगाओ।
ताकि उनका अपना माल मैनचेस्टर वाला बिना किसी कंपटीशन के बिक सके। बिल्कुल। और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला गया कि वो भारत में ब्रिटिश माल बेचें, खासकर मैनचेस्टर का बना सस्ता मशीन का कपड़ा। तो भारत का बाजार ब्रिटिश माल से भर गया। हाँ, भारत में ब्रिटिश सूती माल का आयात बेतहाशा बढ़ गया। 1850 तक कुल आयात का 31% और 1870 तक 50% से भी ज्यादा कपड़ा ब्रिटेन से आने लगा। तो भारत के बुनकरों के लिए क्या बचा? उनका एक्सपोर्ट मार्केट भी गया और उनका घरेलू बाजार भी मैनचेस्टर के सस्ते माल से पट गया। मशीन से बने सस्ते माल का मुकाबला करना हाथ से बनाने वालों के लिए बहुत मुश्किल था। और मुश्किलें थीं 1860 के दशक में, वो अमेरिका वाला मामला। हाँ, अमेरिकी गृह युद्ध। अमेरिका से कपास की सप्लाई बंद हो गई तो ब्रिटेन ने भारत से कच्चा कपास मंगाना शुरू कर दिया। अच्छा। नतीजा ये हुआ कि भारत में कच्चे कपास की कीमतें आसमान छू गईं। अब बुनकरों को या तो कच्चा माल मिलता ही नहीं था या फिर बहुत बहुत महंगा मिलता था। बाप रे, एक के बाद एक मुसीबतें। और बाद में जब भारत में भी कारखाने लगने लगे तो उन्हें उनसे भी मुकाबला करना पड़ा। हाँ, भारत में फैक्ट्रियों का उदय, ये कब शुरू हुआ? पहली सूती मिल 1854 में बंबई में लगी। फिर धीरे धीरे बंगाल में जूट मिलें खुलीं, कानपुर में एल्गिन मिल, अहमदाबाद, मद्रास, कई जगह मिलें लगने लगीं। और ये मिलें लगाई किसने? क्या ये सब अंग्रेजों ने लगाई? नहीं, इसमें कई भारतीय उद्यमी भी शामिल थे जिन्होंने अक्सर चीन के साथ व्यापार से पैसा कमाया था। जैसे द्वारकानाथ टैगोर, जमशेदजी टाटा, सेठ हुकुमचंद, यहाँ तक कि जीडी बिड़ला के पूर्वज भी। कुछ ने भारत के अंदरूनी व्यापार से भी पूंजी जमा की थी। लेकिन क्या उद्योगों पर कंट्रोल भी भारतीयों का था? पूरा नहीं। उद्योगों का एक बड़ा हिस्सा यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियों के नियंत्रण में था। ये एजेंसियां पैसा जुटाती थीं, कंपनियां बनाती थीं और उन्हें मैनेज करती थीं। अच्छा। पैसा भले ही अक्सर भारतीय फाइनेंसरों का लगा होता था, लेकिन निवेश कहाँ करना है, व्यापार कैसे करना है, ये बड़े फैसले यूरोपीय एजेंसियां ही लेती थीं। और इन फैक्ट्रियों में मजदूर कहाँ से आते थे? ज्यादातर आसपास के जिलों से। जैसे बंबई की मिलों में रत्नागिरी से बहुत लोग आते थे। भर्ती के लिए अक्सर एक जॉबर होता था। जॉबर? वो क्या करता था? वो एक तरह का मिस्त्री या सरदार होता था। वो गांव से लोगों को लाता था, उन्हें फैक्ट्री में नौकरी दिलवाता था, शहर में बसने में मदद करता था, जरूरत पड़ने पर पैसा भी उधार देता था। तो वो तो काफी ताकतवर हो गया होगा। हाँ, बहुत। जॉबर काफी शक्तिशाली हो गए और फिर वो अपनी मदद के बदले लोगों से पैसे और तोहफे भी मांगने लगे। अच्छा, ये जो शुरुआती भारतीय मिलें थीं, ये क्या बनाती थीं? क्या ये सीधे मैनचेस्टर से मुकाबला कर रही थीं? शुरू में नहीं। यूरोपीय एजेंसियों तो ज्यादातर उन चीजों में दिलचस्पी रखती थीं जिनका निर्यात हो सके, जैसे चाय, कॉफी, खनन, नील, जूट। और भारतीय मिलें? शुरुआती भारतीय सूती मिलों ने होशियारी दिखाई। उन्होंने सीधे मैनचेस्टर के महीन कपड़े से टक्कर लेने की बजाय मोटा सूती धागा बनाया। मोटा धागा? वो क्यों? वो धागा या तो भारत के ही हथकरघा बुनकर इस्तेमाल करते थे या फिर उसे चीन को निर्यात कर दिया जाता था, तो सीधी टक्कर से बच गए। लेकिन बाद में तो उन्होंने कपड़ा बनाना भी शुरू किया। हाँ बिल्कुल। स्वदेशी आंदोलन हुआ, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हुआ, राष्ट्रवादियों का दबाव बढ़ा और चीन को धागे का निर्यात भी कम हो गया। तो भारतीय उद्योगपतियों ने धागे से कपड़ा उत्पादन की तरफ ध्यान दिया। 1900 से 1912 के बीच उत्पादन लगभग दोगुना हो गया। और फिर पहला विश्व युद्ध आया। हाँ, वो भारतीय मिलों के लिए एक बड़ा मौका साबित हुआ। ब्रिटिश मिलें तो युद्ध के सामान बनाने में व्यस्त हो गईं। तो भारतीय मिलों को पूरा घरेलू बाजार मिल गया। हाँ, घरेलू बाजार भी मिला और युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी ऑर्डर मिले, जैसे जूट के बोरे, फौज के लिए वर्दी का कपड़ा, टेंट वगैरह। खूब उत्पादन बढ़ा। और युद्ध के बाद क्या मैनचेस्टर वापस अपनी पुरानी जगह बना पाया? नहीं, युद्ध के बाद मैनचेस्टर भारत में अपनी वो पुरानी स्थिति कभी हासिल नहीं कर सका। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है। क्या? कि इतनी फैक्ट्रियों और बड़े उद्योगों के लगने के बावजूद अर्थव्यवस्था का एक बहुत छोटा हिस्सा ही इन बड़े उद्योगों में था। ज्यादातर उत्पादन अब भी छोटे पैमाने पर ही हो रहा था। मतलब हथकरघा उद्योग? हाँ, हथकरघा क्षेत्र तमाम मुश्किलों के बावजूद न सिर्फ जिंदा रहा बल्कि 20वीं सदी में उसका उत्पादन बढ़ा भी। 1900 से 1940 के बीच करीब तिगुना हो गया। अरे वाह, ये कैसे हुआ? इतनी प्रतिस्पर्धा के बाद भी? इसके कई कारण थे। एक तो तकनीक में बदलाव आया। बुनकरों ने फ्लाई शटल वाले करघे इस्तेमाल करने शुरू किए। इससे उनकी उत्पादकता बढ़ी, वो तेजी से कपड़ा बना सकते थे। अच्छा।
टेक्नोलॉजी ने मदद की। हाँ, दूसरा कुछ खास किस्म की बुनाई ऐसी थी जिनकी नकल मिलें नहीं कर सकती थी, जैसे बनारसी साड़ियाँ हैं या मद्रास की लुंगी है। इनकी अपनी जगह बनी रही। और शायद महीन किस्म के कपड़ों की मांग भी ज्यादा स्थिर रही होगी। बिल्कुल, जो अमीर लोग थे वो अब भी हाथ का बना महीन कपड़ा पसंद करते थे। तो बुनकरों का जीवन बेशक बहुत कठिन रहा, लेकिन वो इस पूरी औद्योगिकरण की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा बने रहे। वो खत्म नहीं हुए। ये जानना बहुत दिलचस्प है। अच्छा, एक और चीज थी, विज्ञापन। जब नए उत्पाद आते हैं तो लोगों को उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित भी करना पड़ता है। हाँ, विज्ञापन ने शुरू से ही भूमिका निभाई। मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने अपने कपड़ों के बंडलों पर लेबल लगाने शुरू किए। मेड इन मैनचेस्टर वाला। हाँ, वही, एक तरह से क्वालिटी की गारंटी। लेकिन दिलचस्प बात ये थी कि उन लेबलों पर अक्सर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें होती थीं। देवी देवताओं की क्यों? ताकि वो विदेशी माल थोड़ा जाना पहचाना लगे, हाँ। अपना सा लगे। कृष्ण की, सरस्वती की तस्वीरें होती थीं, जैसे कि इन देवी देवताओं की स्वीकृति मिली हुई है इस माल को। ये तो बड़ी चालाकी थी। हाँ, और कैलेंडर भी छापे जाते थे। उनमें भी देवताओं की तस्वीरें होती थीं। साथ में कभी-कभी सम्राटों और नवाबों की तस्वीरें भी इस्तेमाल की जाती थीं। उसका क्या मतलब था? संदेश साफ था, अगर आप इस शाही हस्ती का सम्मान करते हैं तो इस उत्पाद का भी सम्मान करें, इसे खरीदें। और भारतीय निर्माताओं ने इसका जवाब कैसे दिया? उन्होंने अपने विज्ञापनों में राष्ट्रवाद का इस्तेमाल किया, स्वदेशी का संदेश दिया। मतलब अगर आप राष्ट्र की परवाह करते हैं तो भारतीयों द्वारा बनाए गए उत्पाद खरीदें। तो कुल मिलाकर ये कहानी वाकई बहुत उलझी हुई है। एक तरफ परंपरागत ताकतों का पतन है, बुनकरों पर बहुत कठोर प्रभाव पड़ा। हाँ, दूसरी तरफ नए उद्योगों का उदय भी है, बड़े भी और छोटे भी। उपनिवेशवाद की भूमिका है, लोगों का किसी तरह नए हालात में ढलना है, बाजार बनाने की नई रणनीतियां हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ मशीनों और व्यापार के आंकड़ों की कहानी नहीं है। ये सत्ता के बदलते समीकरणों की, इंसानों पर उसके असर की और मुश्किल हालात में भी टिके रहने के जज्बे की कहानी है। तो आज की इस चर्चा से हम क्या समझ सकते हैं? मेरे ख्याल से सोचने वाली बात ये है कि उस दौर की जो विरासत है, जैसे कुछ खास तरह के व्यापार पर हमारी निर्भरता या बड़े उद्योगों के साथ साथ छोटे उद्योगों का आज भी मौजूद होना, कुछ खास इलाकों का औद्योगिक ताकत बनना, ये सब आज भी भारत की आर्थिक हकीकत को कहीं ना कहीं शेप दे रहा है। तो शायद इस अतीत को समझना आज के मेक इन इंडिया जैसे अभियानों या वैश्विक व्यापार पर जो बहसें होती हैं, उन्हें एक नई नज़र से देखने में मदद कर सकता है। ये सवाल जरूर मन में उठता है।